बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, इज़ द अर्थ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन? अर्थ सन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होती? तो हम जानते हैं, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, किसी बॉडी के ऊपर सम ऑफ फोर्सेस और सम ऑफ टार्क अगर ज़ीरो हो तो हम उसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जो इक्विलिब्रियम है उसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए, अभी जब दो बॉडीज़ है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र तब होती है जब ये दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पर होंगी। अगर ये एक 10 केल्विन टेम्परेचर पे है, एक 20 पे है या 12 पे है, तो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर ये दोनों सेम टेम्परेचर पर हो, सपोज़ अगर ये दोनों बॉडीज़ 10 केल्विन के टेम्परेचर के ऊपर हो, तो ना इस बॉडी से इस बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होगी, ना इधर से इस बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होगी। इस वक्त किसी भी बॉडी में से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों सेम टेम्परेचर पर है। इस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो अर्थ है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है सन के साथ, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि दोनों बॉडीज़ टच होना चाहिए। अगर दो बॉडीज़ टच हो तो वो एक बॉडी से हीट दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है और वो जल्दी जो है ना थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, तो जिसमें हीट एंटर हो रही है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जहाँ से हीट रिलीज़ हो रही है वहाँ का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। फाइनली दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। ये तब पॉसिबल है जब दो बॉडीज़ टच हो। अर्थ और सन के केस में ऐसा नहीं है, अर्थ और सन टच नहीं है। दूसरी बात जो है, अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जब हीट जो है सन से अर्थ की तरफ ट्रेवल करती हैं तो लार्जर डिस्टेंस की वजह से रास्ते में हीट की काफ़ी जो इंटेंसिटी है, काफ़ी शिद्दत है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो कम शिद्दत वाली जो हीट है वो कभी भी अर्थ को गर्म नहीं कर सकती और टेम्परेचर को सन के बराबर लेकर नहीं जा सकती। जो थर्ड पॉइंट है, हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मुख्तलिफ़ गैसेस हैं। जब हीट वहाँ से सन से आती है तो एटमॉस्फेयर के एयर से टकरा कर बहुत से जो तकरीबन 50% जो हीट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, अर्थ तक पहुंच नहीं पाती। और इसके अलावा जो है ना, अर्थ गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, क्योंकि रात के टाइम धूप नहीं पड़ती सूरज की, तो काफ़ी अमाउंट में जो हीट है वो अर्थ रिलीज़ भी करती है, जिसकी वजह से अर्थ और सन कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती। ये पॉसिबल नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ ब्लॉक विद अ होल इन इट इज़ हीटेड, why does not the material around the hole expand into the hole and make it small? एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के दरमियान में एक सुराख है, और जब हम उस ब्लॉक को गर्म करते हैं तो गर्म करने से वो चीज़ें एक्सपेंड हो जाती है। तो गर्म करने से जो ब्लॉक है वो एक्सपेंड हो जाता है, लेकिन उसके दरमियान में जो होल है वो एक्सपेंड होकर, ब्लॉक एक्सपेंड होकर उसके जो दरमियान वाला जो होल है वो उसको छोटा करना चाहिए। यानी कि जो ब्लॉक के जो मटेरियल है वो एक्सपेंड होके होल को छोटा क्यों नहीं करता? हम जानते हैं कि जब ब्लॉक है, सपोज़ ये वाला, ये ब्लॉक है और ब्लॉक के बीच में एक सुराख है। जब इस ब्लॉक को हम गर्म करते हैं तो इसमें एक्सपेंशन होती है। ब्लॉक के तमाम डायमेंशन में एक्सपेंशन आने की वजह से इस ब्लॉक का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है। जब ब्लॉक का डायमीटर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इस होल का भी डायमीटर बढ़ेगा। होल का डायमीटर के बढ़ने से ये छोटा होने के बजाय मज़ीद ये जो होल है वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक का डायमेंशन बढ़ने से इसका डायमीटर बढ़ जाता है, तो इस होल का डायमीटर भी बढ़ता है। इस तरह से एक्सपेंशन से होल मज़ीद बड़ी हो जाती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3, a thermometer is placed in direct sunlight. Will it read the temperature of sun or air or of something else? जब हम थर्मामीटर को एटमॉस्फेयर के एयर के अंदर रखते हैं तो थर्मामीटर एटमॉस्फेयर के
एयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं या सन का टेम्परेचर मेजर करते हैं या किसी और चीज़ का। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बॉडी की जो टेम्परेचर को मेजर करना है तो थर्मामीटर को हम उस बॉडी के साथ टच करते हैं। थर्मामीटर को एटमॉस्फेयर के अंदर हमने रखा हुआ है, थर्मामीटर को हमने एटमॉस्फेयर के अंदर रखा हुआ है, न कि हमने सन के साथ टच किया है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर रखा हुआ है, यानी कि एयर के साथ टच है। तो जो थर्मामीटर में जो टेम्परेचर की जो रीडिंग आएगी वो टेम्परेचर होगा एटमॉस्फेयर के एयर का, न कि सन का, क्योंकि सन के साथ वो डायरेक्ट टच में नहीं है। सपोज़ अगर हम सन के साथ थर्मामीटर को टच भी कर लेते हैं तो क्या होगा, उसकी जो रेडिएशन है वो बाहर की तरफ आ रही है सन की, तो उससे जो थर्मामीटर की जो रीडिंग है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस तरह से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। अब हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन विल लीक मोर क्विकली देन इफ़ इट इज़ कंटेनिंग ऑक्सीजन वाई। एक गैस सिलेंडर है, उस गैस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस हमने फिल किया हुआ है, और वो जो गैस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है वो हाइड्रोजन अगर उस सिलेंडर से कंपेयर करें जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है, उस ऑक्सीजन गैस की निस्बत हाइड्रोजन फिल गैस सिलेंडर से हाइड्रोजन गैस जल्दी रिलीज़ होती है ऑक्सीजन की निस्बत। ऐसा क्यों होता है? जनरल गैस लॉ के मुताबिक हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ गैस है वो इसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जिस गैस का मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। फॉर हाइड्रोजन के लिए हम इस इक्वेशन 1 को हम लिखते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हाइड्रोजन के लिए मैं इक्वेशन 1 की जो वेलोसिटी के साथ मैं h लिख देता हूँ और मास के साथ भी मैं h लिख देता हूँ, यानी कि ये जो वेलोसिटी है वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो VH मीन्स वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, MH मीन्स मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सो वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। फॉर ऑक्सीजन, अब हम इक्वेशन 1 को ऑक्सीजन के लिए भी लिखेंगे। इक्वेशन 1 बिकम्स, अब ऑक्सीजन के लिए वेलोसिटी को हम VO से शो करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन MO। वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by इक्वेशन 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by इक्वेशन 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 by 2 भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे भी करें हम आंसर ला सकते हैं आखिर में बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 2 के लेफ़्ट साइड को इक्वेशन 3 के लेफ़्ट साइड से डिवाइड करें, इक्वेशन 2 के राइट साइड को इक्वेशन 3 के राइट साइड से डिवाइड करें। अब देखो ये उलट जाएगा, तो फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव VH अपॉन VO इज इक्वल टू अंडर रूट MO डिवाइड बाय अंडर रूट MH। अब देखिए ये रूट को मैं डिवीज़न में है तो मैं कॉमन रूट ले सकता हूँ। तो VH डिवाइड बाय VO इज इक्वल टू अंडर रूट MO डिवाइड बाय MH। हमें मालूम है ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो हमारे पास 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें। VH अपॉन VO इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 1 तो नीचे ख़त्म होगा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 16 अंडर रूट 16। अब देखो 16 का आप रूट लेंगे तो क्या हो गया, 4 हो जाएगा।
तो इसका मतलब VO क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उस साइड पे चला जाएगा, तो VH इज इक्वल टू 4VO। अब देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन से बहुत कम है, इसलिए मोलर मास और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑक्सीजन का जो मोलर मास ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन के लिए वेलोसिटी कम होगी। तो किसी जो सिलेंडर में अगर हम हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे तो ऑक्सीजन गैस की निस्बत वो तेज़ी के साथ बाहर रिलीज़ होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास है वो ऑक्सीजन से बहुत कम है, 16 टाइम्स लेस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। What happens to the temperature of a room in which an air conditioner is left running on a table in the middle of the room? अगर किसी रूम के दरमियान में एक टेबल लगाकर हम उसके ऊपर एक एसी हम रख दें ऑन करके, उस रूम के टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा? हम जानते हैं कि जो एसी है, एयर कंडीशनर है, उसका काम ये होता है कि कंडीशनर जो है रूम से हॉट गैस को लेकर उसी में जो है वो रिलीज़ करता है। इस हिसाब से तो जितना अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर रही उतना ही वो रिलीज़ कर रहे, उस हिसाब से तो टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि ये बैलेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक काम और हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जो एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर है वो भी काम कर रहा है, अंदर गैस को कंप्रेस करता है वो। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ गैस कंप्रेसर भी कुछ हीट रूम के अंदर रिलीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ रूम है वो स्लाइडली बढ़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू आंसर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई डज द प्रेशर ऑफ द एयर इन द ऑटोमोबाइल टायर इंक्रीजेस इफ द ऑटोमोबाइल इज ड्रिवन फॉर अ वाइल? एक ऑटोमोबाइल है, एक गाड़ी है, उसको सड़क पर हम थोड़ी देर चलाते हैं तो टायर के अंदर जो गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि रबिंग से हीट पैदा होती है, और हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के 2 तरीके हैं, एक वर्क एंड दूसरा हीट। तो जब रबिंग से हीट पैदा होगी तो उस हीट के नतीजे में टायर के अंदर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। जब वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल को मिलेगी। जब गैस के मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी और उसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो गैस के मॉलिक्यूल जो इनर वॉल के साथ और गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराएंगे। उस कोलिजन के नतीजे में प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 से हमें मालूम है, अकॉर्डिंग टू गैस लॉ प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हाई स्पीड के साथ जब आपस में टकराएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसकी प्रेशर है, उसकी लिहाज से टायर के अंदर जो गैस के प्रेशर वो ज़्यादा होता है।